नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कुंडली में राजयोग के बारे में। कैसे किसी कुंडली में राजयोग बनता है। उदाहरण के तौर पर आप सभी के सामने एक हमने चार्ट लिया है और ये मेष लग्न का चार्ट आप समझ सकते हैं या कालपुरुष की कुंडली भी इसी को कहते हैं। और मेष लग्न के एक चार्ट हमने बनाया है जिससे हम समझेंगे कि कैसे किसी के व्यक्ति के कुंडली में राजयोग बनता है। आप सभी को मैं बता दूं, ये जो चार घर होते हैं, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस, इसको हम केंद्र के हाउस के रूप में जानते हैं। और पंचम हाउस, 9th हाउस को त्रिकोण के रूप में जानते हैं। और जो फर्स्ट हाउस होता है इसको केंद्र और त्रिकोण दोनों के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि लग्न, पंचम हाउस और 9th हाउस ये आपको त्रिकोण हाउस है, और फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस ये आपको केंद्र हाउस है। इसी के साथ आप सभी से आग्रह भी करता हूं, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अब हमें ये देखना है कि इस कुंडली के अंदर कितने राजयोग बन रहे हैं। राजयोग का सिंपल सा एक फर्स्ट सूत्र ये होता है कि केंद्र और त्रिकोण के बीच किसी भी तरह का अगर संबंध स्थापित होता है तो उसको हम एक राजयोग के रूप में काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस कुंडली के अंदर लग्न में 1 लिखा हुआ है, पंचम हाउस में 5th लिखा हुआ है और 9th हाउस में 9 लिखा हुआ है। तो ये पंचम हाउस में 1 लिखने का मतलब ये मेष लग्न की कुंडली है। और मेष राशि का जो लॉर्ड होता है वो आपको मंगल होता है। और ये पंचम हाउस है, पंचम हाउस में 5th लिखा हुआ है मतलब सिंह राशि हो गई। सिंह राशि का जो लॉर्ड होता है वो सूर्य होता है। भाग्य हाउस में 9 लिखा हुआ है और 9 का मतलब धनु राशि है। और धनु राशि का जो लॉर्ड होता है वो आपको जुपिटर होता है, बृहस्पति होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पंचम हाउस का लॉर्ड क्या है? सूर्य। और 9th हाउस का लॉर्ड क्या है? बृहस्पति। तो हम ये देखेंगे कि पंचम हाउस और फर्स्ट हाउस का किसी तरह का कोई संबंध स्थापित हो रहा है, या फिर 9th हाउस और फर्स्ट हाउस का किसी तरह का संबंध स्थापित हो रहा है। अगर पंचम हाउस का लॉर्ड अगर मान लो 4th हाउस में जाकर बैठ जाता है, या 4th हाउस का लॉर्ड पंचम हाउस में जाकर बैठ जाता है, तो ये एक राजयोग बना। मतलब पंचम हाउस, अगर मान लो पंचम हाउस का जो लॉर्ड है वो आपको 4th हाउस में जाकर बैठ गया, तो ये इसको हम एक राजयोग के रूप में काउंट करेंगे। उसी तरीके से इसी कुंडली के अंदर हम ये देखते हैं कि 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपको फर्स्ट हाउस में जाकर बैठ गया, तो ये भी एक राजयोग बना। इसको भी हम राजयोग समझेंगे। उसी तरीके से अगर 10th हाउस का लॉर्ड अगर पंचम हाउस में जाकर बैठ जाए तो ये भी एक राजयोग बना। या फिर 10th हाउस का लॉर्ड आपको 9th हाउस के अंदर जाकर बैठ गया तो ये भी एक राजयोग बना। या फिर 9th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में जाकर बैठ जाता है तो ये भी एक राजयोग बना। उसके बाद आपको भाग्य हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में जाकर बैठ गया तो ये भी एक राजयोग बना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कितने राजयोग बने। हमें ये काउंट करना पड़ता है कि कितने राजयोग बन रहे हैं। इसके साथ साथ फिर हमें ग्रहों की युति, ग्रहों की स्थिति और फिर ग्रहों की दृष्टि का भी आकलन करना पड़ता है। तब फिर हम प्रॉपर एक राजयोग को काउंट कर सकते हैं। हमें यह भी देखना होता है कि कुंडली के अंदर राजयोग जो बन रहा है वो कहीं किसी कारण से खंडित तो नहीं हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले किसी भी लग्न चार्ट के अंदर हमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कुछ भी उसके अंदर राजयोग बन रहा है या कितना ही बड़ा योग बन रहा है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि जो लग्न का जो लॉर्ड है वो कितनी स्ट्रांग स्थिति में है। जैसे इस कुंडली के अंदर जो मेष लग्न है, मेष लग्न का जो लॉर्ड है वो आपको मेष राशि का जो लॉर्ड होता है वो आपको मंगल है।
तो मंगल की स्थिति कितनी मजबूत है, वो किस घर के अंदर जाकर के प्लेस्ड है, और उसका जो अंश है, उसका जो डिग्री वाइज जो अंश है मंगल का, वो कितना मजबूत स्थिति में है। जैसे हम ग्रहों के अंश के बारे में अगर हम बात करें तो 0 से लेकर के 30 डिग्री के बीच का अंश होता है, जिसमें हम 0 से 6 डिग्री के अंश को हम बाल्य अवस्था के रूप में जानते हैं, और 6 से 12 के बीच का जो अंश होता है इसको एक हम मजबूत स्थिति के बीच में 6 से 12 या फिर 12 से 18 के बीच में भी अगर है, मान लो 15 से नीचे, तो ऑलमोस्ट हम उसको एक मजबूत स्थिति के रूप में ग्रहों के अंश को समझते हैं। मतलब वो उतना ज़्यादा प्रभावशाली है, ये मानते हैं हम। तो अब इस लग्न के अंदर हमें ये देखना होगा कि मंगल की स्थिति कितनी मजबूत है। मंगल अगर मान लो किसी भी मित्र राशि के अंदर जहाँ पर वो प्लेस्ड हुआ है, वो जो राशि है, वो राशि उसके साथ उस ग्रह का क्या संबंध है, वो उसका मित्र राशि है या फिर शत्रु राशि है, वहाँ पर जाकर वो कहीं उच्च की स्थिति में तो नहीं स्थापित हो रहा है, या फिर कहीं नीच की स्थिति में तो नहीं स्थापित हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमें देखना होता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि किसी की कुंडली में लग्न का जो लॉर्ड है, अगर वो मजबूत स्थिति में जाकर के बैठ जाता है, अगर मान लो लग्न का जो लॉर्ड है मजबूत स्थिति में जाकर बैठ जाता है, जैसे मान लो यहाँ पर जो लग्न का जो लॉर्ड है 10th हाउस में जाकर बैठ गया, तो ये अपने आप में एक बहुत ही विशेष मजबूत स्थिति के रूप में हम मंगल के प्लेसमेंट को समझेंगे। और दूसरा जो है कि हम ये देखते हैं कि मंगल का जो डिग्री वाइज बात की जाए तो वो आपको 10 से 15 के बीच में, तो वो एक अपने आप में एक बहुत ही मजबूत स्थिति बन गई। इसके साथ साथ फिर हम ये देखते हैं कि भाई ये मंगल की स्थिति तो मजबूत हो गई, लेकिन उसके साथ साथ हम फिर ये देख रहे हैं कि सूर्य जो है सूर्य का जो संबंध है वो आपको इन सारे घरों से स्थापित हो रहा है। मतलब 4th हाउस से, 1st हाउस से, या 7th हाउस से, या 10th हाउस से स्थापित हो रहा है। तो फिर ये एक बहुत ही अच्छा राजयोग माना जाएगा, क्योंकि इस कुंडली के अंदर आपको जो लग्न है वो भी मजबूत है, साथ में पंचमेश का आपको केंद्र के साथ में संबंध स्थापित हो रहा। पंचमेश मतलब त्रिकोण हाउस, जैसे पंचम हाउस और 9th हाउस ये त्रिकोण हाउस है, और ये 1, 4, 7 और 10 ये जो 4 घर हैं इसको हम केंद्र हाउस कहते हैं, और बाकी जो 5th और 9th हाउस को हम इसको जो है कि हम त्रिकोण हाउस कहते हैं। तो 9th हाउस और 5th हाउस का संबंध इन 4 ग्रहों से स्थापित होता है, जिसको हम राजयोग के रूप में समझते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि जो पंचम हाउस का जो लॉर्ड है, पंचम हाउस का लॉर्ड कौन सा है, सूर्य है। तो सूर्य का जो प्लेसमेंट है इन चारों घरों में कहीं भी अगर हो रहा है तो वो एक हम राजयोग के रूप में काउंट करेंगे। उसके साथ साथ हम सूर्य के अंश के बारे में भी देखना होगा कि सूर्य का अंश कितना है। फिर उसी तरीके से जुपिटर का अगर संबंध मान लो लग्न का जो लॉर्ड है वो भी मजबूत है, और साथ में जो जुपिटर का जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग जगह पर जाकर, अगर मान लो जुपिटर जो है यहाँ पर लग्न में ही स्थापित हो गया, तो ये एक बहुत ही बड़ा राजयोग के रूप में हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि जो भाग्येश है वो लग्न में जाकर बैठ गया है और मजबूत स्थिति में जाकर बैठा है। अंश वाइज भी अगर वो मजबूत है तो उसको एक मजबूत राजयोग के रूप में हम देख सकते हैं। साथ में जो लग्न का जो लॉर्ड है वो मंगल है, और मंगल जाकर के 10वें हाउस में जाकर स्थापित हो गया है, और एक डिग्री वाइज भी मजबूत स्थिति में है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि मंगल जो है मजबूत होने के कारण व्यक्ति को जीवन में जिस किसी भी क्षेत्र में अगर वो कोशिश करेगा तो एक विशेष सफलता उसको हासिल होगा। ये ऐसा आपको लग्न के लॉर्ड के मजबूत होने की वजह से होता है। इसके साथ साथ फिर हमें विशेष ग्रहों की स्थिति हमें देखनी होती है। जैसे इस चार्ट के अंदर तो हम ये देख रहे हैं कि जुपिटर इस चार्ट के अंदर आपको भाग्येश है, लेकिन सारे लग्न चार्टों में आपको जुपिटर भाग्येश नहीं बनेगा। तो लग्न चाहे कोई भी हो, भाग्येश आपका कोई भी हो सकता है। भाग्येश आपका कोई भी हो सकता है। 1 से लेकर के 9 ग्रह, 1 से लेकर के ये मान सकते हो कि आपका जो 1 से लेकर के आप ये मान लो सूर्य भी आपका भाग्येश हो सकता है, या फिर मतलब 1 से लेकर 7 ग्रह जो है हमारे मुख्य जो 7 ग्रह हैं वो उनमें से कोई भी आपका भाग्येश बन सकता है। तो अगर मान लो कि किसी दूसरे चार्ट की अगर हम बात कर ले, दूसरे किसी के भी चार्ट में अगर मान लो कि भाग्येश आपको
चंद्रमा बन रहा है या फिर सूर्य बन रहा है या फिर जो है कि मंगल बन रहा है, बुध बन रहा है या बृहस्पति बन रहा है, शुक्र बन रहा है, कुछ भी बन रहा है। और भाग्येश भाग्येश अगर मान लो कुछ भी जो बन रहा है वो बहुत ही मजबूत स्थिति में है, और उसके साथ आपको जो लग्नेश है वो भी बहुत ही मजबूत स्थिति में है। लेकिन उस अगर लग्न चार्ट के अंदर जुपिटर अगर मजबूत नहीं है, तो जुपिटर एक ऐसा ग्रह है, बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है कि बृहस्पति को हम मुख्य भाग्य के कारक के रूप में जानते हैं। मतलब ग्रह नक्षत्रों ग्रहों में सबसे जो शुभ ग्रह है वो आपको जुपिटर है। जुपिटर मतलब जुपिटर को हम इस नज़र से देखते हैं कि हमारे जीवन में जो भी शुभ कार्य होता है उसमें जुपिटर का अच्छा होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और कहीं ना कहीं जुपिटर की कृपा से होता है। तो इसलिए अगर मान लो कि किसी दूसरे लग्न चार्ट में अगर मान लो लग्न का जो लॉर्ड है वो भी मजबूत है, भाग्येश आपको कोई और ग्रह बन रहा है और वो भी मजबूत है, लेकिन जुपिटर दुखी है, जुपिटर का जो प्लेसमेंट है या फिर जुपिटर का जो डिग्री वाइज जो अंश है वो बहुत ही कमज़ोर है या फिर अच्छी स्थिति में नहीं बैठा है, या फिर जुपिटर मान लो अच्छी स्थिति में बैठा भी है तब भी जो है कि अगर मान लो राहु के कारण राहु के साथ बैठा है या फिर राहु से दृष्ट हो रहा है, तो इन सारे चीज़ों से फिर आपका भाग्य, उस व्यक्ति का भाग्य कमज़ोर हो सकता है। तो ओवरऑल जो हम जब हम राजयोग की बात करते हैं तो हमें सारे 360 डिग्री पर जा कर के देखना होता है लग्न में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की दृष्टि, फिर आपको जो एक दूसरे से संबंध उनके जो है ना कि आप ये मान लो कि एक दूसरे से संबंध के साथ साथ फिर ग्रहों की डिग्री भी देखनी होती है, फिर उनका ये भी देखना होता है कि डिग्री वाइज कितना स्ट्रांग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ओवरऑल आप जो एक विशेष चीज़ है, हमें जब राजयोग देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या देखना होता है, पहले उसका जो लग्न का जो लॉर्ड है वो कितना मजबूत है। उसके बाद त्रिकोण हाउस है, पंचम हाउस और नाइन्थ हाउस, पंचम हाउस और नाइन्थ हाउस के बीच अगर फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और टेंथ हाउस के साथ किसी भी तरह का एक संबंध स्थापित हो रहा है, अगर आपस में एक दूसरे के घरों में जाकर स्थापित हो जाते हैं, तो उसको हम एक राजयोग के रूप में काउंट करते हैं। ये एक सिंपल सा सूत्र है, लेकिन इसके साथ साथ वो राजयोग कितना मजबूत राजयोग बन रहा है उसके लिए फिर हमें 360 डिग्री पर जाकर कंप्लीट एक आकलन करना होता है, जिसको बहुत ही 360 डिग्री पर जाकर आपको देखना होता है कि जो आपका लग्न का जो लॉर्ड है वो लग्न का जो लॉर्ड है किस नक्षत्र में जाकर बैठा है, उसका जो अंश कितना है, या फिर वो किससे दृष्ट हो रहा है, कौन सा ग्रह उसके साथ बैठा है, क्यों कौन सा ग्रह उसको देख रहा है, वहाँ पर जाकर वो शत्रु राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, ये सारी चीज़ें देखना होता है। उसके साथ जो आपका भाग्येश है वो कितना मजबूत है, अंश वाइज कितना मजबूत है, किस ग्रह से दृष्ट हो रहा है, किसके साथ बैठा है। आपका जो जुपिटर है सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, राजयोग की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण हम देखते हैं सूर्य को और चंद्रमा को और जुपिटर को। इन तीन ग्रहों को हमें देखना बहुत ही ज़रूरी होता है अगर हम राजयोग देख रहे हैं किसी की भी कुंडली में कि राजयोग कितने मजबूत बन रहे हैं और कितने बन रहे हैं। तो इन तीन ग्रहों को जरूर देखना है। ये इस सूत्र के अलावा कि पंचम और त्रिकोण को तो हम जानते हैं कि ये पंचम और त्रिकोण का संबंध जब भी 1, 4, 7 और 10 से बन रहा है तो वो एक राजयोग है। तो इस तरह से हम देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ओवरऑल सारे हमने पहलुओं पर बात कर ली कि राजयोग कैसे हम जान सकते हैं, लेकिन एक विशेष राजयोग को कंप्लीट पूर्ण तरह से एक एनालिसिस करने के लिए हमें सारे पहलुओं पर जाकर देखना होता है 360 डिग्री पर, तभी जाकर के हमें कंप्लीट पता चलता है कि एक किसी के भी चार्ट में कितना मजबूत राजयोग स्थापित हो रहा है। इसी के साथ फिर अगले विषय को लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।